नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, रीट मेंस के विद्यार्थियों के लिए बड़ी शानदार क्लासें अपन ने शुरू कर रखी है। रीट मेंस में राजस्थान का ज्योग्राफी जो है मुख्य रूप से वो संपूर्ण सिलेबस हम आप तक उपलब्ध करवा रहे हैं। तो सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। इन शब्दों के साथ में शुरू करेंगे कि रास्ते भले कठिन हो मगर, रास्ते भले कठिन हो मगर सोच सदा बड़ी होनी चाहिए, हौसले डगमगाए न कभी, कोशिश हर घड़ी होनी चाहिए। हौसले डगमगाए न कभी, कोशिश हर घड़ी होनी चाहिए। जीत भले देर से मिले, जीत भले देर से मिले, उम्मीद कम नहीं होनी चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दोस्तों मेहनत सच्ची होनी चाहिए, मेहनत सच्ची होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में क्लास को शुभारंभ करते हैं। यदि अपन सच्ची मेहनत बड़े डेडिकेशन के साथ में करेंगे तो जिंदगी में सफल हो जाएंगे। आज का अपना टॉपिक साथियों है राजस्थान का ज्योग्राफी। अपन ने शुरू कर ही रखा है और उस राजस्थान के ज्योग्राफी के अंदर मुख्य रूप से आज अपन देखेंगे मृदा। सभी साथी सर्वा क्लासेज एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लें और वहां पे आपको संपूर्ण ज्योग्राफी का सिलेबस है वो उपलब्ध हो जाएगा। तो एप्लीकेशन से भी जुड़ जाएं, यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाएं, तैयारी कर लें बेहतर रीट मेंस की सर्वा क्लासेज के साथ में। देखते हैं आज का बिंदु मिट्टी या मृदाएं राजस्थान के संदर्भ में विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला बिंदु अपन देखेंगे यहां पे कि मिट्टी जो होती है या मृदा जो है उसका अर्थ क्या है। तो मिट्टी का अर्थ क्या होता है, तो कैसे लिखेंगे, किस तरह की डिफाइन किया जा सकता है, किस तरह की परिभाषा इसकी हो सकती है। तो भूपृष्ठ, भूपृष्ठ धरातल का ऊपरी आवरण। यदि आपने पढ़ा है, यदि नहीं पढ़ा तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। यदि अपन इस भाग को, ये पृथ्वी का एक शंकु काट लें तो इसके ऊपर का जो भाग होता है 0 से 100 किलोमीटर के बीच वाला भाग, इसको भूपर्पट्टी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? भूपर्पट्टी कहा जाता है। ठीक है, इस भाग का जो ऊपरी भाग मुख्य रूप से ये वाला जो भाग है ना, इसको भूपृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपृष्ठ। तो यही भाग मुख्य रूप से मिट्टी का बना होता है। इसी भाग में मुख्य रूप से मिट्टी पाई जाती। बाकी तो सेलों से बनी हमारी संपूर्ण पृथ्वी, आग्नेय अवसादी और कायांतर सेलों से बनी हुई संपूर्ण पृथ्वी विभिन्न मिनरल्स, विभिन्न प्रकार के खनिजों से बनी हुई है। लेकिन इस भाग का जो ऊपरी भाग है भूपर्पट्टी का, ठीक है, वो मिट्टी से बना हुआ है। तो भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत जो जीवाश्म युक्त है, क्योंकि इसमें जितने भी जीव जंतु होते हैं इसी भाग में पाए जाते हैं, है ना, जीवाश्म युक्त है। इसके अलावा खनिज युक्त सभी खनिजों के निक्षेप भी यहाँ मिल जाते हैं, है ना। वह भाग क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? मृदा या मिट्टी कहलाती है। ठीक है, दूसरा शब्द आता है मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं। अब मृदा के अंदर मुख्य रूप से संस्तर पाए जाते हैं। ठीक है, तो मृदा के अंदर संस्तर किस प्रकार से पाए जाते हैं? यदि यह भाग मिट्टी का आपने कहीं से ले लिया तो इसके अंदर जो ऊपर वाला भाग है उसको बोलते हैं असंस्तर, उसके नीचे वाला भाग है उसको बोलते हैं बसंस्तर, उसके नीचे वाला भाग उसको संस्तर और अंत में इसको बोलते हैं जनक सेल। तो ये मुख्य रूप से इसके संस्तर होते हैं। इसमें एबस है, सबसे ऊपर वाला संस्तर होता है, सबसे अधिक उपजाऊ होता है और इसमें जीवांश की मात्रा पाई जाती है। जीवांश और वनस्पतियों के अंश खूब मिलते हैं इसमें, इसलिए उपजाऊ होता है, ह्यूमस की मात्रा अच्छी होती है। ये सेकंड वाला जो भाग होता है पहले की बजाय कम उपजाऊ होता है, क्योंकि इसमें जीवांश और वनस्पतियों के अंश है जो है उसकी कमी पाई जाती है, उतना अधिक नहीं पाया जाता है। तीसरा भाग जो है उसमें चट्टानों के टुकड़े, सेल यानी मिट्टी के जो कण है काफी मोटे होते हैं और जनक सेल जो है उस जनक सेल के का चूर्ण इसमें मिलता है। इसका मतलब इस भाग में जीवांश और वनस्पतियों का पूर्णतः अभाव है। तो ये जो भाग है इसको बोलते हैं परिच्छेदिका। क्या बोलते हैं? इस तरह की मिट्टी की जो संरचना उसको क्या बोलते हैं? परिच्छेदिका। समझ गए? तो मृदा के ऊपरी भाग से अंदर की ओर एबस है, 3 संस्तर मिलते हैं, 3 परतें मिलती है। ठीक है ना। इन परतों को मुख्य रूप से मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। अलग अलग परत की अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है ना। विस्तार से ज्योग्राफी की क्लास आप देखेंगे। मिट्टी का गठन
उसके अंदर किस परिस्थितिका में कितनी आकार के कण मिलेंगे, है ना, कौन से तत्व की प्रधानता होगी, विस्तार से डाली गई है। ठीक है, अगला बिंदु साथियों यहां पे आता है। क्या बिंदु है? वो है मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से फैक्टर मुख्य रूप से है जो मिट्टी को प्रभावित करते हैं, है ना? कौन से ऐसे फैक्टर है जो मिट्टी को प्रभावित करते हैं? तो उसमें देखिए सबसे पहला है जनक सेल। प्रभावित करने का मतलब है कि मिट्टी जो है उसमें किन प्रमुख प्रक्रियाओं का योगदान है, किन कारकों का योगदान है साथियों। तो इसमें जनक सेल, क्योंकि जनक सेल जो है ना, मृदा निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ना, मृदा निर्माण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जनक सेल के चूर्ण से ही मिट्टी बनती है ना, तो उसके सबसे अधिक क्वालिटी मिट्टी में देखने को मिलती है। अब जनक सेल मुख्य रूप से चूना प्रधान सेल है, तो उसमें चूने के अवशेष मिल जाएंगे। जनक सेल उसमें यदि नमक के कण है तो मिट्टी में नमक के कण आ जाएंगे। तो इसका बड़ा रोल होता है किसका? जनक सेल का, है ना। तो मिट्टियां जो है भाई, अपन कहते हैं ना कि किसी संतान के अंदर उसके माता पिता जो है उसकी गुण आते हैं, जो आनुवंशिक हो गए ना, तो वैसे मिट्टी के अंदर उसकी जनक सेल जो होती है, जिससे टूटने से वो मिट्टी बनती है, जिसके चूर्ण से मिट्टी बनती है, उसके सारे गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अगला बिंदु उच्चावच। अब उच्चावच क्या होता है? धरातल की आकृतियां, है ना, भू आकृति। अब किसी भी भाग के अंदर मुख्य रूप से जो भू आकृतियां है वो मिट्टी निर्माण में बड़ा रोल अदा करती है। जैसे अपन देखते हैं कि पहाड़ी जो क्षेत्र है, अब पर्वत जो होते हैं इस भाग के अंदर मिट्टी की परत पतली पाई जाती है। कारण क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र के अंदर मिट्टी जो है प्रवाह के साथ, जल प्रवाह के साथ है, बह करके निचले भागों में आ जाती है, इसलिए मिट्टी यहाँ है परिपक्व है। इसके अलावा पतली परत यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, अब दूसरा जो भाग है उसमें है जैसे कि पठार, अब इसके अंदर भी वही कंडीशन है। तीसरा भाग है मैदान, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस भाग में पहाड़ों से भाग कर लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी है उसका निक्षेप होता है। तो मिट्टी निर्माण में इनका भी बड़ा रोल होता है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, फिर अगला बिंदु आता है इसके अंदर समय। तो समय जो है वो मुख्य रूप से मिट्टी निर्माण में बड़ा योगदान इसलिए देता है कि सबसे अधिक पुरानी, सबसे प्राचीन मिट्टियां उपजाऊ होती है। सबसे प्राचीन मिट्टियां, मृदाएं कैसी होती है? उपजाऊ होती है। समझ गए? कैसी होती है? उपजाऊ होती है। इसलिए समय का बड़ा रोल होता है। जितनी मिट्टी नई होगी उतनी ही कम उपजाऊ होगी, क्योंकि उसके अंदर जो कणों का आकार है थोड़ा बड़ा पाया जाएगा, उसमें जीवांश की मात्रा कम मिलेगी, उसमें अपघटन और अपचयन कम होगा, उसमें वनस्पतियों का जो है यूं कहें तो ह्यूमस की मात्रा कम रहेगी। वनस्पतियों के अंश है वो सड़ने गलने के बाद में उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, उसका उपजाऊपन बढ़ता है, वो कम होगा, है ना। तो समय के साथ ये परिपक्व होती है। जनक सेल, उच्चावच और समय, ये तीन जो कारक साथियों है, इन तीन कारकों को मुख्य रूप से कहा जाता है निष्क्रिय कारक। कौन से कारक है? निष्क्रिय कारक। अब निष्क्रिय कारक क्यों कह दिया इनको? इसके पीछे बड़ा कारण है कि ये जो है तीनों कारक जनक सेल, उच्चावच और समय जो है वो खुद तटस्थ रहते हैं, खुद कोई परिवर्तन नहीं करते, इसलिए इनको निष्क्रिय कारक कहा जाता है। यहीं से प्रश्न आ जाए तो आपको क्या उत्तर देना है। ठीक है, उसके बाद में जो अगला बिंदु आता है वो जलवायु। अब जलवायु मुख्य रूप से जैसे कि शुष्क जलवायु हो गई, आर्द्र जलवायु हो गई, ठीक है ना, शीत हो गई, तीन मुख्य जलवायु है और उनके उप प्रकार मिल जाते हैं। अब यहां पे जो आर्द्र प्रदेश होते हैं, आर्द्र और नम प्रदेश होते हैं, जहां वर्षा अधिक होती है, उन भागों में मुख्य रूप से मृदा निर्माण प्रक्रिया जो होती है वो अच्छी होती है। अब अच्छी निर्माण प्रक्रिया क्यों होती है? उसका कारण है कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाती है। जहाँ पे तापमान और वर्षण दोनों है तो वहां पे रासायनिक अभिक्रियाएं खूब होती है, और रासायनिक अभिक्रियाओं के होने से उस भाग में मिट्टी निर्माण की जो प्रकृति है, उसकी प्रक्रिया है वो बदलती रहती है। ठीक है ना, इस कारण से
शुष्क आर्द्र और जो प्रदेश होते हैं वो मिट्टी निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं। ऐसे भागों में मृदा निर्माण का यानी मिट्टी का जो संस्तर है काफी मोटा होता है, काफी अधिक पाया जाता है। और यही कारण है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में आप मिट्टी की परिच्छेदिका पढ़ेंगे तो उसमें 6 प्रकार के संस्तर मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे? 6 प्रकार की परतें मिलेगी। तो इसका बड़ा रोल होता है। शीत प्रदेश जो होते हैं उसमें बर्फ गिरने से मिट्टी की परत नहीं पाई जाती, मिट्टी चूर्ण नहीं पाया जाता, बहुत कम मात्रा में। शुष्क प्रदेश होते हैं उसमें मिट्टियां होती है लेकिन वर्षा जल के अभाव के कारण उनमें ऑक्सीकरण नहीं होता, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। कई प्रकार से ये मिट्टियां जो है उपजाऊ होते हुए भी अनुपयोगी रह जाती है। और अगला बिंदु है जैविक समुदाय। अब जैविक समुदाय में जो जीव जंतु है ना, जीवाणु और वनस्पति इनका बड़ा रोल होता है। ये क्या करती है मिट्टी के अंदर इनके सड़ने गलने से, अब कई जीवाणु है जैसे कि केंचुआ है ना, केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है और मृदा निर्माण में इसका बड़ा रोल होता है। अपघटन और अपचयन के अंदर मिट्टियों को सड़ाने गलाने में इसका बड़ा रोल होता है, तो इसीलिए किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि ये उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करता है ना। वनस्पतियां इनके सड़ने गलने से मिट्टी के अंदर उपजाऊ पन की मात्रा बढ़ जाती है ना, और वो मिट्टियां जो है अधिक उपजाऊ हो जाती है, उनमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, उनमें कार्बनिक लवणों की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार से वो मिट्टियां अधिक उपजाऊ होती है। समझ गए? तो ये 5 बड़े कारक है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। अब ये 2 कारक जो अपन देखे हैं कौन कौन से, जलवायु और जैविक समुदाय, इनको कहा जाता है सक्रिय कारक। कौन से कारक है साथियों? सक्रिय कारक, क्योंकि ये खुद सक्रिय है, जलवायु में भी चेंजेस होता रहता है और जैविक समुदाय जो खुद सक्रिय कारक के रूप में भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनको सक्रिय कारक कहा जाता है ना। 5 कारक हो गए। अगला बिंदु, अगला देखिए, अब आता है मिट्टी, राजस्थान की मिट्टियों के प्रकार, टाइप्स है ना। टाइप्स अपन देखेंगे कि राजस्थान के अंदर कितने टाइप की मिट्टियां पाई जाती है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन राजस्थान, तो इसके कितने प्रकार है? तो सामान्यतः अपन देखते हैं तो सामान्य तौर पर यहां पे 9 प्रकार की, कितने प्रकार की? सामान्य तौर पर 9 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। अब 9 प्रकार की मिट्टियां कौन कौन सी है? जैसे पहला भाग आ गया राजस्थान के पश्चिमी भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, इसके 4 भाग और मिल जाते हैं। रेतीली मिट्टी को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। यह मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी है, ठीक है ना, रेतीली मिट्टी। दूसरा टाइप आता है इसका भूरी रेतीली मिट्टी। अब ये भी राजस्थान के पश्चिम भाग में नागौर पाली क्षेत्र वाला है, बालोतरा वाला क्षेत्र है, झुंझुनू जिला है ना, यहां मिल जाएगी आपको। इसके अलावा इसी भाग में लाल पीली मिट्टी आपको मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा अपन लाल लोमी, अब इसमें चलेंगे अपन दक्षिण के अंदर, बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, वहां चलेंगे तो लाल लोमी प्रकार की मिट्टी आपको मिल जाएगी। किस प्रकार से? इसमें लोहन की मात्रा अधिक होने से इसका ऑक्सीकरण होता है और इसका रंग जो है लाल और पीला हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मिश्रित लाल और काली मिट्टी मिलेगी, मध्यम काली हाड़ौती का पठार, चित्तौड़ वाला जो क्षेत्र है ना, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला क्षेत्र है, उस भाग में। इसके अलावा नदियों के डेल्टाई जो क्षेत्र है वहां पे आपको जलोढ़ मिट्टियां मिलेगी, जिसको दोमट भी कहा जाता है, जिसको कच्छारी भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आपको मिलेगी भूरी रेतीली मिट्टी। अब भूरी रेतीली उसके साथ साथ में कच्छारी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी आपको मिल जाएगी, है ना। और अंत में लवणीय मिट्टी, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर जो नमक क्षेत्र होते हैं, है ना, उसमें लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो देखते हैं अपन विभिन्न भागों में लवणीय मिट्टी भी मिलेगी। हम देखते हैं कि एक गांव के अंदर कई प्रकार की मिट्टियां मिल जाती है अपने भाग में, तो तय नहीं है कि एक मिट्टी की सीमांकन कर दे अपन, किस भाग से इधर की मिट्टी एक ही प्रकार की हो नहीं सकता। जैसे अपन कहते हैं कि जलवायु का निर्धारण कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि 2 जलवायु जो प्रदेश आते हैं बीच में संक्रमण क्षेत्र आता है ना। उस संक्रमित क्षेत्र में दोनों तरह की विशेषताएं देखने को मिलती है ना। तो फिर भी अपन कोशिश करते हैं, देखते हैं किस भाग में किस मिट्टी की प्रधानता है। प्रधानता अवश्य होती है लेकिन एक निश्चित सीमांकन नहीं होता साथियों। देखते हैं पहला प्रकार। पहला जो प्रकार आता है साथियों वह है रेतीली मिट्टी। शब्द ही रेतीली है, मैंने कहा राजस्थान के पश्चिमी भाग में मिलेगी मुख्य रूप से
यह मिट्टी। तो राजस्थान का पश्चिमी भाग, ये मिट्टी राजस्थान के पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से अरावली के पश्चिम में पाई जाती है। किशोर, अरावली के पश्चिम में। यह वायु अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित मिट्टी है। किसी से? वायु अपर्दन के द्वारा भाग कर लाई गई है, क्योंकि पश्चिमी रेगिस्तान है, वर्षा वहां पे बहुत कम होती है। लगभग कहें तो औसत वार्षिक वर्षा पश्चिमी अरावली के पश्चिमी भाग में औसत वार्षिक वर्षा जो है 20 से 40 सेंटीमीटर के आसपास में होती है। हवाएं काफी तेज रहती है, जलवायु शुष्क रहती है, वनस्पति विहीन एरिया है ना। इस जलवायु को अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो अब इसमें दो टाइप जलवायु के बेस पे अपन ने कर रखे हैं, एक शुष्क भाग, एक अर्ध शुष्क भाग। यानी 25 सेमी समवर्षा रेखा से पश्चिम वाला जो भाग है उसको शुष्क में शामिल किया गया है, और 25 से 50 के बीच वाला जो भाग है उसको अर्ध शुष्क में शामिल किया है। ठीक है ना। तो यह वायु अपर्दन के द्वारा भाग कर लाई गई मिट्टी है। इसके 4 भाग है। अब 4 भाग में कौन कौन से 4 भाग है? तो पहला भाग देखिए, रेतीली बालू मिट्टी। अब शब्द बालू आ गया तो मिट्टी के मोटे कणों को बालू कहा जाता है। मिट्टी के मोटे कणों को बालू कहा जाता है। मुख्य रूप से हवा के द्वारा उड़ा करके लाए गए विभिन्न प्रकार के बालू के कणों से युक्त मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। हालांकि ये मिट्टी जो होती है उसमें बारीक मिट्टी पीली मिल जाती है, तब ये उपजाऊ रहती है। लेकिन बालू मिट्टी के कण जहाँ पे ज्यादा है वो उतनी अधिक उपजाऊ नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमस और वनस्पतियों के अंश और जीवांश नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। यह अरावली के पश्चिम में बालू मिट्टी, अरावली के पश्चिम में 10 सेमी समवर्षा रेखा वाले भागों में, यानी 10 सेमी समवर्षा या 10 सेमी वर्षा औसत रहती है, उन भागों में अधिक मिलती है। अब इसमें जिले गंगानगर, बीकानेर आ गया है ना, चूरू आ गया, जोधपुर आ गया, फलौदी है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बलोत्रा है ना, झुंझुनू है। इन जिलों में मुख्य रूप से ये मिट्टी पाई जाती है। तो पश्चिमी जिले सारे आगे लगभग, है ना। अब देख लेते हैं जिले कहाँ कहाँ जहां मुख्य रूप से ये मिट्टी पाई जाती है। तो आप देखो इन जिलों की प्रधानता अपन देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ है। तो देखिए अलग अलग जिलों को मैं बता देता हूं कि कौन सा जिला कहां पे है। ठीक है ना। अभी आपको पता लग ही जाएगा। अलग अलग जिलों को अपन सीमांकित कर देंगे। अभी देखो अलग अलग कलर से आपको बता देंगे, आप समझ जाओगे कि वास्तव में ये जिला कौन सा है और यहां इस तरह की मिट्टी है या नहीं है। ठीक है ना। सब पता लग जाएगा साथियों। अब यहां पे देखो अब ये आ गए सारे जिले। अब पश्चिमी भाग के संपूर्ण जिले आ गए। इन जिलों में मुख्य रूप से कौन सी, जैसे कि ये आ गया अपना जैसलमेर। अब जैसलमेर का जो क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से यही मिट्टी मिलती है। ठीक है ना। इसके अलावा अपने पास दूसरे जिले आप देख लीजिए, है ना। ये आ गया अपने पास में नया जिला, जोधपुर से अलग किया गया था। ये आ गया जोधपुर, ये आ गया फलौदी, जोधपुर से अलग किया गया था। ये आ गया कुचामन डीडवाना, नागौर से अलग किया गया था। ठीक है। माफ कीजिएगा, ये आ गया अपना नागौर। ठीक है, नागौर। ये आ गया कुचामन डीडवाना। ठीक है। ये आ गया अपना चूरू जिला। ये आ गया अपना झुंझुनू जिला। ठीक है। और ये आ गया अपना बीकानेर, और ये आ गया अपना गंगानगर। अब देखिए इन जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी आपको मिलेगी। इस भाग में आपको याद रह जाएगा, रेतीली बालू मिट्टी मिलेगी। कौन सी? रेतीली बालू मिट्टी। रेतीली मिट्टी का प्रकार कौन सा है? बालू प्रकार यहां मिलेगा। ये मिट्टी इस भाग में मुख्य रूप से पाई जाती है। विशेषता मैंने बता दी कि इसमें मोटे कण देखने को मिलते हैं, और मोटे कणों के कारण ये मिट्टी जो होती है उसमें जल धारण करने की कैपेसिटी बहुत न्यून होती है। जल ये शोक करे, है ना, जल धारित नहीं कर सकती। जैसे वर्षा होती है पानी डायरेक्ट जो है कहाँ चला जाता है? जमीन के अंदर जल की अधोगति हो जाती है। अब दूसरा टाइप इसका जो है वो है, देखिए इस मिट्टी में
विशेषता इसी मिट्टी की बताई जा रही है। इसी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा और कार्बनिक लवणों की कमी पाई जाती है। अब देखो, मैंने कहा राजस्थान की सभी मिट्टियों के अंदर सिर्फ जलोढ़ मिट्टी को कहीं ना कहीं अपन छोड़ देंगे तो उसमें नाइट्रोजन तत्वों की प्रधानता है, बाकी सब के अंदर नाइट्रोजन की आपको कमी मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन शब्द आएगा तो आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ जलोढ़ को छोड़ दीजिए, बाकी सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन जो तत्व है उसकी कमी मिलेगी। तो कार्बनिक लवण और नाइट्रोजन की कमी, ठीक है, पाई जाती है। अब दूसरा जो प्रकार मुख्य रूप से है उसका नाम है लाल रेतीली मिट्टी। लाल रेतीली मिट्टी, अब रेतीली है क्योंकि उसके टाइप अपन देख रहे हैं। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? पीला भूरा अथवा गहरा होता है। पीला भूरा या गहरा रंग होता है। इसका गठन बलुई कांप से, बालू के साथ साथ में, बलू के साथ साथ में कांप का निक्षेप यानी बारीकपन पाया जाता है और बलुई चिक्का तक मुख्य रूप से इसकी प्रकृति होती है। अब ये मिलती कहाँ है? जोधपुर, नागौर, कूचामंडी, डवाना, पाली, जालोर, चूरू, झुन्नू। अब ये कौन सा भाग हो गया? राजस्थान का अर्ध शुष्क भाग हो गया, जहां मुख्य रूप से ये मिट्टी मिलती है। देखिए यहाँ पे कौन से आगे, यह भाग आ गया है ना, इसके अलावा झुन्नू आ गया, इसके अलावा अपना नागौर आ गया, इसके अलावा अपना जोधपुर आ गया, इसके अलावा बालाउत्तरा आ गया, इसके अलावा बाड़मेर आ गया। इस भाग में ये मिट्टी जो है ना, पाली आ गया। तो ये मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्र है जहां कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको? इस भाग के अंदर कौन सी मिट्टी आपको मिलेगी? लाल रेतीली है ना, यही है, ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी। तो इसी की चर्चा अपन कर रहे थे, ठीक है। तो ये रेतीली मृदा का प्रकार है। इन जिलों में अभी मैंने बात कर दी थी। यहां पे मुख्य रूप से बाड़मेर आ गया अपना, अभी चर्चा आपने की थी, है ना। बालोतरा आ गया, बाड़मेर से अलग किया गया था। इस भाग में इस तरह के निक्षेप मिलेंगे आपको। जोधपुर आ गया, पाली आ गया, नागौर आ गया, कूचामंडी, डवाना आ गया, झुन्नू आ गया। तो ये मुख्य रूप से जिले हैं जहां कौन सी मिट्टी मिलती है? लाल रेतीली मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं। याद हो जाएगा, चलो देख लेना। अगली मिट्टी आती है साथियों, उसका नाम है पीली भूरी रेतीली मिट्टी। अब रेतीली है लेकिन उसमें पीला और भूरापन है, ठीक है। अब ये दो जिलों में मिलती है। इसका प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, पाली और नागौर जिलों के अंदर, ठीक है ना। पाली और नागौर में ये पाई जाती है। इसके अंदर गहराई में चूने की परत पाई जाती है। लगभग अपन 150-200 सेंटीमीटर पर नीचे देखते हैं तो इसमें चूने के कंकर मिल जाते हैं, चूने की परत मिल जाती है। तो किस मिट्टी में चूने की परत मिल जाती है? तो अपन पीली भूरी मिट्टी जो है उसके अंदर, ठीक है ना। और खारी मिट्टी अगली आती है। तो राजस्थान के पश्चिम भागों में जो निम्न भूमियां है ना, जहां पश्चिमी भाग के अंदर कुछ झीलें पाई जाती है, जैसे लूणकरण है, पचपदरा है, ठीक है ना। तो ये झीलों वाला जो क्षेत्र है, इन झीलों वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप में इसके आसपास में कौन सी मिट्टी मिलती है आपको? लवणीय या खारी मिट्टी मिलती है, ठीक है। तो अब देखिए अपने पास में कौन से दो जिले जो है वहां पे मुख्य रूप से पीली भूरी रेतीली मिट्टी की बात कर रहे थे, तो वो पाई जाती है। तो एक तो आ गया अपना नागौर, एक आ गया अपना पाली, ये पाली, ठीक है। ये दो जिले से जहां मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी मिलती है? पाली और नागौर, ठीक है। इस भाग में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टियां मिलती है आपको? पीली भूरी मिट्टी देखने को मिलती है। पीली भूरी मिट्टी, ठीक है, ये मिट्टियां मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अब साथियों देखो, इसमें जो पश्चिमी निम्न भाग है, जैसे यहाँ पे विभिन्न प्रकार की झीलें, जैसे बीकानेर के अंदर आपको झील मिलेगी लूणकरण सर। तो इन झीलों के निम्न भूमियां जो होती है, ठीक है, इन निम्न भूमियों के अंदर मुख्य इसके आसपास में आपको क्या मिलेगी? खारी मिट्टी आपको मिलेगी। लवणीय मिट्टी इस भाग में मिलेगी, है ना। फलोदी है, इसके अलावा जोधपुर है, इसके अलावा बालोतरा है,
यानी बाड़मेर के अंदर जो पचपदरा झील है ना, नागौर में कूचामन है, कूचामन झीलें हैं, तो नवाज झील है, इनके आसपास में कौन सी मिट्टी मिलती है आपको? खारी मिट्टी मिलती है। तो ये भी जगह जगह है, जहां जहां निम्न भाग है उस भाग में खारी मिट्टी के निक्षेप आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, ये 1 नंबर जो था रेतीली मिट्टी, उसके 4 टाइप अपन ने देख लिए। कौन से? कितने? 4 टाइप। अब अगला आता है 2nd नंबर की जो मिट्टी जो है उसका नाम है भूरी और रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी। ठीक है, अब यह भूरी रेतीली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? तो अरावली के पश्चिम में लगभग 36,500 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली हुई मिट्टी जो है कौन सी है? भूरी रेतीली मिट्टी। इसका विस्तार कहाँ का है? बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही। ठीक है, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू आ गई, अर्धशुष्क भाग आ गया पूरा का पूरा। ठीक है ना, तो बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू। अब इसमें जालोर, सिरोही 2 जिले आए हैं, वो रेतीली में नहीं आए थे, ये किस में आया है? भूरी रेतीली मिट्टी के अंदर आए, भूरी रेतीली मिट्टी के अंदर आए जालोर और सिरोही। बाकी बाड़मेर, जालोत्रा है ना, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू अर्धशुष्क आ गए ना पूरे पूरे जिले। तो इन भागों में मुख्य रूप से मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी में फास्फेट की मात्रा पर्याप्त होती है, यानी फास्फोरस खूब मिल जाता है। यह कांपीय और चूनेदार होती है। तो इसमें कांपीय मिट्टी है, कांप पाई जाती है, एकदम से बारीक जिसको मिट्टी होती है उसको कांप कहा जाता है, और इसमें चूने के कण भी मिल जाते हैं। अभी अपन ने देखा था नागौर और पाली के अंदर जो मिट्टी मुख्य रूप से है उसके अंदर चूने के कण पाए जाते हैं। तो इस मिट्टी में भी भूरी रेतीली मिट्टी जो है, पीली भूरी मिट्टी है वहां पे, तो उसमें भी चूने के कण है और इसमें भी चूने के कण आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो कौन कौन से भागों में ये मिट्टी है। तो ये आ गया अपना बाड़मेर, ये आ गया अपना बालोतरा, ये आ गया अपना जोधपुर, ये आ गया अपना नागौर, ये आ गया कूचामन क्योंकि नागौर का ही भाग है, ये आ गया अपना सीकर, ये आ गया अपना झुंझुनू। ठीक है, और इसके अलावा ये आ गया अपना पाली, सॉरी ये जालोर आ गए, सिरोही आ गई, और ये अपना जालोर आ गया। कलर चेंज कर दे इसका, ये लो जी, ये आ गई। तो ये जिले मुख्य रूप से आपको क्रमबद्ध दे रहे, अरावली के पश्चिम और अर्धशुष्क भाग के, और अरावली के बीच में अर्धशुष्क जो भाग है मुख्य रूप से इस भाग में मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो आप अरे माफ कीजिएगा, याद रखिएगा इसको, इस भाग में मुख्य रूप से जो मिट्टी है वो मिल जाती है आपको। ठीक है ना, तो कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से 2 नंबर वाली? पीली रेतीली मिट्टी के कण। ठीक है, तो उसके कण यहां पर मुख्य रूप से मिल जाते हैं। तो भूरी रेतीली, पीली साथ में कर देंगे, नागौर पाली आ जाएंगे। अब नागौर पाली का नाम आया तो इसमें भूरी भी है, साथ में पीली भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये भाग आप इनको याद रखिएगा। फिर अगला बिंदु आता है अपना लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। अब इसमें पीली के साथ में कौन सा कलर मिलेगा आपको? लाल। तो इसी मिट्टी का लाल पीला रंग किससे होता है? लोह ऑक्साइड से, यानी लोहांश के तत्व जिस मिट्टी में पाए जाते हैं उसका रंग लाल पीला हो जाता है ऑक्सीकरण के कारण। किसके कारण होता है? ऑक्सीकरण के कारण, याद रखिएगा। वो लोहे के ऑक्साइड जल के साथ में जब अभिक्रिया करते हैं तो उसका ऑक्सीकरण होता है, जिसको जंग लगना कहते हैं अपन, तो मुख्य रूप से उसका रंग लाल पीला हो जाता है। अब आपको पता है कि अरावली जो है, अरावली और अरावली के दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी भाग के अंदर मुख्य रूप से लोहे के अंश ज्यादा मिलेंगे। पश्चिमी भाग जो है उसमें लोहे तत्व नहीं पाया जाता मिट्टियों के अंदर। कारण कि सबसे प्राचीन भाग जो है अरावली की भूगर्भिक जो संरचना है उसमें लोहांश तत्व की भारी तत्वों से बना हुआ प्रदेश है वो। ठीक है ना, तो उसमें आपको लोहे के ऑक्साइड मिलेंगे, इसलिए लाल पीला रंग उसके अरावली और अरावली के दक्षिण पूर्व में मुख्य रूप से मिलेगी। इसमें कार्बोनेट और ह्यूमस की कमी पाई जाती है ना, कार्बोनेट और ह्यूमस की कमी मुख्य रूप से है। इसका विस्तार कहाँ है? सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, है ना, ब्यावर, सिरोही, इन जिलों में मुख्य रूप से इस मिट्टी के निक्षेप है। सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, सिरोही।
है ना। इन जिलों में मुख्य रूप से इसका विस्तार है। यह चीका और दोमट प्रकार की होती है ना। इसमें ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट शिलों का चूर्ण भी मिल जाता है। ग्रेनाइट, शिष्ट और नीस शिलों का जो है चूर्ण भी इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो किन किन भागों में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से है? तो लाल पीली मिट्टी, तो इसके अंदर अपन देख रहे हैं कौन से भाग मुख्य रूप से इस मिट्टी के लिए है। तो सबसे पहला भाग अपन ने यहाँ पे देखा है सिरोही, ये रहा सिरोही। तो कौन सा जिला है ये? सिरोही। इसके अलावा अपन इधर चलते हैं तो ये आ गया अपना सवाई माधोपुर, तो ये आ गया अपना सवाई माधोपुर। इसके अलावा ये आ गया अपना अजमेर और ब्यावर, ये अजमेर। इसके अलावा इसके पास में इस अजमेर से अलग किया गया था ये ब्यावर, समझ गए। तो सवाई माधोपुर है, अजमेर है, ब्यावर है, ठीक है ना, और अपना सिरोही है। इन जिलों में मुख्य रूप से इस मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है ना। और एक भीलवाड़ा और है ना इसके अंदर, ये भीलवाड़ा रहा, ये भीलवाड़ा, ठीक है। तो ये प्रमुख जिले हैं जिसके अंदर कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी मिलती है। तो मैं इसको इंडिकेट कर दूं, ये तो हो गया अपना सिरोही, ताकि आपको मानचित्र भी याद रहे, ठीक है। ये रहा। उसके बाद में आ गया अपना कौन सा? भीलवाड़ा जिला। अजमेर से ये आ गया अपना अजमेर, ये आ गया अपना ब्यावर, और ये आ गया अपना सवाई माधोपुर। पहले अजमेर से केकड़ी भी अलग किया गया था, लेकिन जब दोबारा इसका परिसीमन होता है तो क्या रखा? सिर्फ ब्यावर रखा। तो ये चार ऐसे जिले, मुख्य रूप से 4-5 जिले हैं जहां पे कौन सी लाल पीली मिट्टी जो है उसके निक्षेप आपको मिलते हैं। अगला देखो, अब इस मिट्टी की विशेषता है इस कणों के प्रकृति के आधार पर, कणों की प्रकृति के आधार पर इसके 3 प्रकार मिलते हैं। इस कौन कौन से? रेतीली मिट्टी, ये रेतीली दोमट प्रकृति की होती है, ठीक है ना। और ये खुली, मुलायम और भुरभुरी होती है। इसका विस्तार कहाँ मिलता है? अजमेर ब्यावर के अंदर। अजमेर और ब्यावर में कौन सी मिट्टी मिलती है? रेतीली मिट्टी, समझ गए। तो लाल जो मिट्टी है, उस मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी है, लाल पीली जो मिट्टी मुख्य रूप से है, उसके अंदर अजमेर वाला जो क्षेत्र है उसमें इस मिट्टी में रेतीली मिट्टी के कण मिल जाते हैं। 3 प्रकार इसके हैं, ठीक है। तो अजमेर ब्यावर वाला क्षेत्र कौन सा हो गया? ये तो हो गया अजमेर, और इसके बाद में इसके पास में ये ब्यावर, ठीक है। तो यहां पे मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी है? इसका टाइप रेतीली मिट्टी, कौन सी है? रेतीली मिट्टी, ठीक है ना। आगे देखो, याद रख लेना आराम से, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। दूसरा टाइप इसका मिलता है छिछली मिट्टी। कौन सी मिलती है? छिछली मिट्टी। लाल पीली के अंदर मुख्य रूप से छिछली मिट्टी के प्रकार। अब छिछली मिट्टी कहां मुख्य रूप से है? तो ये मिट्टी बालू प्रधानता लिए चट्टानी क्षेत्रों में पाई जाती है। बालू की प्रधानता इस मिट्टी छिछली के अंदर है और ये चट्टानी क्षेत्रों में मिलती है। इसकी प्रकृति दुमट से बलुई प्रकार की या बलुई से दुमट प्रकार की है, दुमट से बलुई या बलुई से दुमट प्रकार की है, ठीक है ना। अब तीसरा प्रकार इसका मिलता है मध्यम गहरी और भारी मिट्टी, है ना। तो ये रेतीली दोमट से दोमट प्रकार की और पीली भूरी से गहरे भूरे रंग की होती है। पीली भूरी से गहरा भूरा रंग और रेतीली दोमट से दोमट प्रकृति इसकी प्रकृति है। अब इसका विस्तार सवाई माधोपुर में मिलता है। अब पूछ ले कि सवाई माधोपुर जिले में कौन सी मिट्टी मिलती है साथियों, तो अपन क्या लिखेंगे? मुख्य रूप से मध्यम गहरी और भारी मिट्टी, जो लाल पीली मिट्टी का एक प्रकार है। मध्यम गहरी और भारी मिट्टी मुख्य रूप से मिलती है, ठीक है ना। तो अब देख लो सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र कहां मिलेगा आपको, जहां पे ये मिट्टी आपको मिलेगी, तो ये वाला, ठीक है ना, ये सवाई माधोपुर इस भाग में, सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। तो मध्यम गहरी मिट्टी के प्रकार आपको मिलेंगे। आगे देखो, अगला बिंदु आता है इसमें लाल लोमी मिट्टी। चौथी प्रकार की जो मिट्टी है लाल लोमी। मैंने कहा था कि ये बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र जो मुख्य रूप से है उस भाग में इसके निर्माण होता है। इस मिट्टी का लाल रंग लोग है कि ऑक्साइड के कारण होता है।
ठीक है ना। लाल और पीला रंग भी ऑक्साइड ऑक्सीकरण के कारण होता है। इसमें लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, इसके कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी, आगे ना नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी है ना। तो मैंने कहा इसकी कमी सभी जगह मिलेगी। इसका विस्तार दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, है ना, उन भागों में पाया जाता है मुख्य रूप से। तो अब देखो दक्षिणी राजस्थान के जिले जहां पे ये मुख्य रूप से मिट्टी मिलती है, डूंगरपुर हो गया, इसके अलावा चित्तौड़ हो गया अपना, इसके अलावा कुछ अवशेष प्रतापगढ़ में भी इसके मिलेंगे, है ना। तो इस भाग में मुख्य रूप से ये मिट्टी पाई जाती है। सलूम्बर वाला इलाका आ गया, कुछ भाग उदयपुर का आ गया इसके अंदर, है ना, इस भाग में, है ना। और कुछ भाग बांसवाड़ा का भी आएगा भाई, ऐसी बात नहीं, बांसवाड़ा में भी लाल लोमी मिट्टी के निक्षेप मिलते हैं। अब ये जो भाग है मुख्य रूप से है, इसमें कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी के निक्षेप इसमें मिलते हैं। तो याद रखिएगा कौन सी है? लाल लोमी मिट्टी। ठीक है ना। तो इसके लिए कौन सा प्रदेश है? यह प्रदेश आपके सामने जो नजर आ रहा है, ये वाला भाग, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, है ना, उदयपुर, सलूम्बर, नया जिला जो उदयपुर से बना है, इस भाग में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। मक्के की फसल अच्छी होती है इस भाग में। कौन सी फसल? मक्का अच्छा होता है। इसके अलावा इस भाग में बांसवाड़ा में चावल भी ठीक होता है, चावल भी होता है, मक्का भी होता है। सोयाबीन गुजरात के पास वाला क्षेत्र है, तो इसी मिट्टी में यहाँ पे सोयाबीन भी अच्छा होता है। ठीक है ना, सोयाबीन की खेती भी यहाँ पे ठीक ठाक होती है। अगला बिंदु, फिर अगला पांचवा प्रकार अपन देखते हैं साथियों। कौन सा पांचवा प्रकार है? उसका नाम मिश्रित लाल काली मिट्टी। अब लाल काली मिट्टी का मिश्रण है, इसका मतलब ये आग्नेय शिलाओं के घर्षण से मुख्य रूप से इस मिट्टी का निर्माण होता है। लाल और जो काली मिट्टियां होती है मुख्य रूप से, उसमें आग्नेय शिलाओं के चूर्ण का विस्तार देखने को मिलता है। ये मालवा का पठार काली मिट्टी का विस्तार है, यानी मालवा पठारी काली मिट्टी का ही विस्तार है, इसकी इसमें लाल और काला रंग मिलता है। हल्के गठन वाली और चूने की संग्रहण रहित होती है ना। हल्के गठन वाली मिट्टी कहते हैं इसको, और चूने के संग्रहण से रहित होती है ना। चूने के की ग्रंथियां नहीं पाई जाती। यह बलुई मटियार या बलुई दोमट के रूप में, इसकी प्रकृति कैसी है? बलुई मटियार है बारीक कण के साथ साथ में बलुई दोमट मिट्टी, यानी बलुई के साथ साथ में नदियों के साथ बहा कर लाई गई मिट्टी जो है। अब नदियों के साथ जब प्रवाह होता है तो साथ में बलुई का प्रवाह तो मिल जाता है आपको, है ना। मोटे कणों को नदियां किनारे पर छोड़ती रहती है, तो बलुई दोमट, है ना। बलुई मटियार से बलुई दोमट प्रकार की इसकी प्रकृति पाई जाती है। इसका विस्तार मुख्य रूप से सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, है ना, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में मिलता है। तो मिश्रित लाल काली मिट्टी कहाँ होगी? वही भाग जहां पे मुख्य रूप से लाल लोमी है, उसी भाग में। मैंने कहा एक जिले में एक मिट्टी नहीं होती, है ना, एक गांव में भी एक मिट्टी सेम नहीं हो सकती है। तो डूंगरपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, ठीक है, चित्तौड़गढ़ आदि जिले इसमें शामिल होते हैं। वही भाग आ गए अपने, है ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, चित्तौड़, सभी जिले बता देता हूँ, भीलवाड़ा, ठीक है, ये भाग आ गई। इस भाग में मुख्य रूप से प्रतापगढ़ भी है भाई इसमें, ये मत करना प्रतापगढ़ नहीं, ये प्रतापगढ़। तो इस भाग में मुख्य रूप से इस मिट्टी के निक्षेप आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी की अपन चर्चा करें हैं? मिश्रित लाल काली मिट्टी, मिश्रित लाल काली ना, इसकी बात ही कर रहे थे अपन, ना, मिश्रित लाल काली मिट्टी सही है, इसी की चर्चा अपन कर रहे थे। मिश्रित लाल काली मिट्टी, इसकी चर्चा अपन कर रहे थे, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से किस भाग में है? तो अपन देख लिया, भीलवाड़ा जिला,
हमने देख लिया चित्तौड़गढ़, हमने देख लिया प्रतापगढ़, लोकेशनावस हमने देख लिया, बांसवाड़ा, जिलों की अवस्थी हमने देख लिया, डूंगरपुर हमने देख लिया, उदयपुर से लग सलूम्बर। ठीक है, और ये ऐसे जिले हैं जहां मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी के निक्षेप मिलते हैं, मिश्रित लाल और काली मिट्टी के निक्षेप मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये आ गया इसका चौथा प्रकार है। उसके बाद में अगला आता है मध्यम काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, जिसकी चर्चा अपन विस्तार से अगले क्लास में करने वाले हैं। तो सभी साथी सर्वा क्लासेज के साथ में जुड़ेंगे ताकि संपूर्ण ज्योग्राफी आप तक बहुत ही सरल भाषा में स्पष्ट तौर तरीके से आपके तक पहुंचाई जा सके। तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उसको प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होता है तो आप तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। संपूर्ण सिलेबस आपको हम दे रहे हैं, है ना। 3rd ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए मुख्य रूप से 3rd ग्रेड रीट परीक्षा 2025 जो मेंस हो रही है उसके लिए संपूर्ण राजस्थान का ज्योग्राफी, है ना, रिकॉर्डेड क्लास है, PDF फाइल के अंदर नोट्स है, उसके साथ साथ में टेस्ट सीरीज है ना, सभी हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो अगले क्लास में फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ में, अच्छी से क्लास के साथ में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार। इन्हीं शब्दों के साथ क्लास को बंद करते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत सच्ची करनी होगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत सच्ची करनी होगी। तो सच्ची मेहनत करोगे ज़िंदगी में अवश्य आगे बढ़ोगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।